देखो, अगर किसी भी देश को अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना होता है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होता है, तो वो देश लॉजिस्टिक सेक्टर को इम्प्रूव करने में लग जाता है। वो इसलिए क्योंकि लॉजिस्टिक सेक्टर इकोनॉमी के लिए बैकबोन होता है। जब किसी भी देश का लॉजिस्टिक सेक्टर इम्प्रूव होने लगता है तो उस देश की डेवलपमेंट भी तेजी से होने लगती है। पर आज भी बहुत से लोगों को इस सेक्टर की इंपॉर्टेंस के बारे में पता नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि लॉजिस्टिक मतलब प्रोडक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस डिलीवर किया जाता है, उसे लॉजिस्टिक कहते हैं। जबकि लॉजिस्टिक सेक्टर इससे कहीं ज्यादा है। किसी भी गुड्स के रॉ मटेरियल से लेकर उसके फाइनल प्रोडक्ट बनने तक में लॉजिस्टिक सेक्टर काम में आता है। इसके अलावा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से कस्टमर तक पहुंचाने में लॉजिस्टिक सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि मान लो कि आप टी शर्ट बना रहे हो, तो उसके रॉ मटेरियल को मंगवाने, उसको वेयर हाउस में स्टोर करने, उसकी डिलीवरी करने में लॉजिस्टिक सेक्टर काम में आता है। फिर टी शर्ट के बन जाने के बाद उसे मार्केट में पहुंचाने में लॉजिस्टिक सेक्टर का बहुत ही अहम रोल होता है। इसके अलावा टी शर्ट को एक्सपोर्ट करने में जो कस्टम पेपर वर्क का काम होता है, उसमें लॉजिस्टिक सेक्टर का रोल होता है। लॉजिस्टिक सेक्टर भारत के हर सेक्टर, हर इंडस्ट्री के काम आता है। लॉजिस्टिक मिलिट्री के भी काम आता है। आप लोग सुन रहे होंगे कि भारत लद्दाख में, अरुणाचल में रोड्स डेवलप कर रहा है ताकि इंडियन आर्मी को लॉजिस्टिक में प्रॉब्लम ना आ सके। तो लॉजिस्टिक का बिजनेस में, मिलिट्री में, ई कॉमर्स में हर जगह पे यूज होता है। तो मोदी सरकार देश के लॉजिस्टिक सेक्टर को इम्प्रूव करने में लग गई है ताकि भारत में लॉजिस्टिक इम्प्रूव हो सके और उसकी कॉस्ट भी कम हो सके। लॉजिस्टिक कॉस्ट मतलब जब प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे वाया रोड, रेलवे, एयर या शिप के थ्रू भेजा जाता है, तो उस प्रोडक्ट पे जो ट्रेवल कॉस्ट लगती है उसे लॉजिस्टिक कॉस्ट बोलते हैं। इसके अलावा कभी कभार प्रोडक्ट को कुछ टाइम के लिए वेयर हाउस में स्टोर करना रहता है, उसकी पैकेजिंग करनी रहती है, फिर डिलीवरी बॉय से प्रोडक्ट डिलीवर कराना होता है, तो उसमें भी जो कॉस्ट लगती है उसे भी लॉजिस्टिक कॉस्ट कहा जाता है। तो भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए भारत सरकार पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है। और इसके अलावा भारत ने कई पॉलिसीज भी इंट्रोड्यूस की है कि ताकि भारत में लॉजिस्टिक इंप्रूव हो सके और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो सके। और देखा जाए तो इसका रिजल्ट भी देखना शुरू हो गया है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार जहां 2014 में भारत की रैंक लॉजिस्टिक्स में 54 थी, वही 2023 में 38 हो गई है। इसके अलावा भारत ने कई एरियाज में बहुत इंप्रूवमेंट भी की है। और वो एरियाज कौन कौन से आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने लॉजिस्टिक सेक्टर को इंप्रूव करने में क्या क्या काम किया है, और साथ में हम जानेंगे कि भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर का फ्यूचर कैसा होगा। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। अभी कुछ समय पहले जब चाइना में लॉकडाउन चल रहा था, तो उस समय बहुत सी इंटरनेशनल कंपनीज चाइना को छोड़ के ताइवान, वियतनाम जा रही थी, पर सिर्फ कुछ ही कंपनी भारत में आई। वो इसलिए क्योंकि भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इस समय भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट 13 से 14% है। मान लो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, जैसे कि आप कपड़े खरीदते हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदते हो, कार खरीदते हो या बाइक खरीदते हो, तो उसमें 14% लॉजिस्टिक कॉस्ट इंक्लूड रहती है। वहीं चाइना, यूएस, जर्मनी और डेवलप देशों में लॉजिस्टिक कॉस्ट 8 से 10% रहती है। इसके अलावा भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर में कई सारी प्रॉब्लम्स है, जिसके चलते भी बहुत सी इंटरनेशनल कंपनीज भारत में नहीं आ पाती हैं। देखो, लॉजिस्टिक के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, और भारत में आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप देशों के मुकाबले उतना अच्छा नहीं है। आज भी भारत में रोड की क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। रोड्स में गड्ढे हैं, और बारिश के समय तो आप पूछो ही मत। तो रोड क्वालिटी ना अच्छे होने से एक साथ बल्क ऑर्डर ले जाने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। इसके अलावा रोड खराब होने से ट्रेवलिंग टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है और फ्यूल भी बहुत ज्यादा खर्च होता है, तो इससे लॉजिस्टिक की कॉस्ट बढ़ जाती है। इसके अलावा जहां दुनिया भर के देश लॉजिस्टिक के लिए रेलवे की हेल्प लेते हैं, वही भारत में रोड से गुड्स की मूवमेंट ज्यादा होती है। भारत में 60% गुड्स ट्रांसपोर्टेशन रोड से होती है, वही रेलवे से 32%, वाटरवे से 5% और एयर से 1%। वहीं चाइना, जर्मनी, जापान, यूएस में रेलवे के थ्रू 60% गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है। रेलवे से गुड ट्रांसपोर्ट करने में एक तो गुड्स की मूवमेंट फास्टर हो जाती है, इसके अलावा कॉस्ट भी कम लगती है। पर भारत में इसका उल्टा है। भारत में 60% गुड्स रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाती है। रेलवे के थ्रू इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि भारत में आज भी माल गाड़ियों के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। इसके अलावा भारत में पोर्ट से भी गुड्स की मूवमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क है। आपका प्रोडक्ट कब डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा उसका कोई भी फिक्स टाइम नहीं है। सिंगापुर से भारत के मुंबई पोर्ट में सामान 3 दिन में आ जाता है, पर मुंबई से दिल्ली जाने में 7 से 10 दिन लगते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के पोर्ट अंडर स्टाफ से जूझ रहे हैं। जितने लोग काम करने चाहिए पोर्ट्स में, उतने लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पोर्ट्स को मैनेज करने के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए रहती है और भारत के पास वो नहीं है, जिसके चलते पोर्ट्स में डिले होते हैं। कि मुंबई से लंदन अगर कोई माल भेजना है, दुबई भेजना है तो आसान है और सस्ता है, पर मुंबई से दिल्ली भेजना महंगा है और कठिन है। इसके अलावा भारत में वेयर हाउस की फैसिलिटी भी बहुत ज्यादा पुअर है।
वेयर हाउस क्लीन नहीं होते हैं, प्रॉपर स्पेस नहीं है। भारत में 90% वेयर हाउस 10,000 स्क्वायर फीट से छोटे होते हैं। तो प्रॉपर वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर न होने से भी हर साल भारत में बहुत सारे कार्गो डैमेज हो जाते हैं, जिसके चलते कंपनीज को बहुत ज्यादा लॉस होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट वेयर हाउस का हाल तो बहुत ज्यादा ही बेहाल है। आए दिन खबर आती है कि भारत के गोदाम में इतना अनाज बर्बाद हो गया, इतना अनाज, इतनी सब्जी सड़ गई। प्रॉपर वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज न होने से हर साल भारत का 60% एग्री प्रोडक्ट्स वेस्ट हो जाता है। इसके अलावा भारत में लॉजिस्टिक सेक्टर में टेक्नोलॉजी का यूज बहुत ही कम होता है। जहां दुनिया भर के देश टेक्नोलॉजी की मदद से अपने यहाँ लॉजिस्टिक को इम्प्रूव कर रहे हैं, वहीं भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर में टेक्नोलॉजी बहुत कम यूज होती है, जिसके चलते इनएफिशिएंसी बढ़ती है। और इन सब प्रॉब्लम्स के चलते भारत को हर साल कम से कम $65 बिलियन का लॉस होता है। तो इन सब रीजंस के चलते भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके चलते भारत में मैन्युफैक्चरिंग महंगी हो जाती है और फिर एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि भारत के प्रोडक्ट दूसरे देशों के मुकाबले महंगे हो जाते हैं और फिर वो दूसरे देशों के प्रोडक्ट से कॉम्पिटिट नहीं कर पाते हैं। तो भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना शुरू की है, जिसके चलते भारत में 65,000 किलोमीटर के हाईवे और एक्सप्रेसवे को तेजी से बनाया जा रहा है। जहां 2014 तक भारत में 92,851 किलोमीटर लेंथ की नेशनल हाईवे हुआ करती थी, वहीं 2022 में भारत में नेशनल हाईवे की लेंथ बढ़ के 1,51,000 किलोमीटर हो गई है। पिछले 8 सालों में नेशनल हाईवे की लेंथ 50% बढ़ी है। 2021 में तो भारत ने पर डे 36.51 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाया था और पूरे साल भर में 13,327 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाया था, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके अलावा भारत में बहुत तेजी से एक्सप्रेसवे भी बन रहे हैं। जहां 2017 तक भारत में सिर्फ 934 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे था, वहीं 2022 में ये बढ़ के 3,670 किलोमीटर हो गया है। अभी इस समय भारत में 35 एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्शन मोड में है। 2024-25 तक भारत में 7600 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे और बन जाएगा। तो 2024-25 तक भारत में 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की लेंथ के एक्सप्रेसवे हो जाएंगे। तो जिस स्पीड से भारत में हाईवेज और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, उससे भारत की रोड की क्वालिटी भी बहुत तेजी से इंप्रूव हो रही है। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 144 कंट्रीज को रोड क्वालिटी के हिसाब से रैंकिंग दी है। इसमें भारत की रैंक रोड क्वालिटी में 46 है, वहीं चाइना की 44 है। 2014 में भारत की रैंक रोड क्वालिटी में 76 थी, वहीं 8 सालों में ये 46 रैंक पे आ गई है। आप एक बात जान के हैरान होंगे कि 2014 से पहले भारत की रोड क्वालिटी पाकिस्तान, श्रीलंका से भी खराब हुआ करती थी, पर आज के समय भारत की रोड क्वालिटी चाइना के बराबर है और कई डेवलप देशों से बेटर हो गई है। भारत ने रोड क्वालिटी के मामले में रशिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, बेल्जियम, इटली, आयरलैंड जैसे देश तक को बीट कर दिया, जबकि भारत इन देशों के मुकाबले काफी बड़ा भी है। इसके अलावा पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए भारत सरकार ने सागरमाला परियोजना शुरू की है। सागरमाला प्रोजेक्ट का मेन एम भारत के 7,516 किलोमीटर लंबे कोस्टलाइन, 14,500 किलोमीटर पोटेंशियल वाटरवेज और मेजर इंटरनेशनल सी रूट को डेवलप करना है और साथ में भारत के पोर्ट्स को मॉडर्नाइज करना है और नए पोर्ट्स को बनाना है, जिससे भारत का लॉजिस्टिक सेक्टर इंप्रूव हो सके। सागरमाला प्रोजेक्ट से भारत को फायदा होना भी शुरू हो गया, जहां 2014 में भारत के पोर्ट का टर्न अराउंड टाइम 44.7 आवर्स का था, जो 2022 में गिर के 26.58 आवर्स का हो गया। पोर्ट टर्न अराउंड टाइम का मतलब ये होता है कि पोर्ट में जो शिप आती है वो कितने टाइम में सारे माल को अनलोड करती है और फिर नए माल को लोड करती है। जिस देश का पोर्ट टर्न अराउंड टाइम जितना कम होता है, उस देश का ट्रेड उतना तेजी से बढ़ता है, क्योंकि पोर्ट टर्न अराउंड टाइम कम होने से पोर्ट की एफिशिएंसी बढ़ती है और साथ में क्वालिटी सर्विस भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। वैसे भारत पोर्ट टर्न अराउंड टाइम को 16 से 18 घंटे करना चाहता है, ताकि एक दिन से कम समय में पोर्ट से माल लोड और अनलोड हो सके। भारत सरकार ने कहा है कि जैसे ही सागरमाला प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से भारत को हर साल लॉजिस्टिक में 40,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके अलावा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए भारत सरकार ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लॉन्च किया है। अभी देश में मालगाड़ियों के लिए प्रॉपर ट्रैक नहीं है, जिससे मालगाड़ियों को आज भी 2-2 दिन तक के लिए रोक दिया जाता है, जिससे टाइम और पैसा दोनों बढ़ने लगता है और फिर इससे ओवरऑल प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ने लगती है। पर फ्रेट कॉरिडोर बन जाने से फ्यूचर में मालगाड़ियां टाइम पे पहुंचेंगी और फिर इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी। DFC डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बन जाने से मालगाड़ियों की स्पीड भी 80 से 100 किलोमीटर पर आवर की हो जाएगी, जो अभी इस समय 20 से 25 किलोमीटर पर आवर की है। इसके अलावा मालगाड़ियों की कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी। इसके अलावा भारत सरकार ने एक टारगेट सेट किया है कि 2030 तक इंडियन रेलवेज के थ्रू 50% कार्गो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, जो इस समय 30% है। तो जिस स्पीड से भारत सरकार देश के लॉजिस्टिक सेक्टर को इंप्रूव करने में लगी हुई है, उसका रिजल्ट भी अब दिखना शुरू हो गया। जहां 2018 में वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 44 थी, वहीं 2023 में ये 38 हो गई है। 2014 में तो भारत की रैंक 54 थी और इस समय 38 हो गई है। भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट की है, इंटरनेशनल शिपमेंट में इंप्रूवमेंट की है, लॉजिस्टिक क्वालिटी में इंप्रूवमेंट की है, टाइम में इंप्रूवमेंट की है। वहीं कस्टम और ट्रैकिंग में भारत को इंप्रूव करने की जरूरत है। वैसे चाइना की रैंक 19th है, यूएस की 17th है, फ्रांस की 13th है,
जर्मनी की 3rd है और सिंगापुर नंबर 1 है। भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर को और ज्यादा बूस्ट देने के लिए भारत सरकार ने पिछले साल 2022 में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को लॉन्च किया था। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का मेन एम 2030 तक भारत के लॉजिस्टिक कॉस्ट को 10% तक लाना है, जो इस समय 14% है। इसके साथ साथ भारत में प्रॉपर वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज सिस्टम बनाना है, जिससे भारत में एग्री प्रोडक्ट्स वेस्ट ना हो और साथ में कार्गो डैमेज ना हो। इसके साथ साथ 2030 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को टॉप 25 देशों में लाना है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में भारत सरकार इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम के तहत भारत की सारी मिनिस्ट्रीज के बीच कॉपरेशन बढ़ाने के लिए उन्हें एक सिंगल विंडो सिस्टम से इंटीग्रेट करेगी। सारी मिनिस्ट्रीज को एक साथ डिजिटली लाया जाएगा, जिससे वो साथ में मिलकर काम कर सकेंगे, जिससे पेपर वर्क कम होगा। कंपनीज को लॉजिस्टिक के अप्रूवल के लिए एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री के पास भागना नहीं पड़ेगा, जिससे बहुत सारा टाइम भी बचेगा। इसके अलावा नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत भारत सरकार यूलिप यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म बनाएगी, जिसमें प्राइवेट एजेंसीज सर्विस प्रोवाइडर्स को पता चल सकेगा कौन से रूट से जल्दी उनका प्रोडक्ट डिलीवर होगा, किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से जल्दी पहुंचेगा, कितना पैसा लगेगा, सब कुछ। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में एआई और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी यूज होगा। एक प्रॉपर डेटा सेंटर बनाया जाएगा, जिससे लॉजिस्टिक को ट्रैक किया जाएगा कि कितने समय में एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट पहुंच रहा है। अगर प्रोडक्ट उस रूट पे प्रॉपर टाइम से पहुंच जा रहा है तो सब कुछ ठीक रहेगा, पर अगर उस रूट में डिले हो रहा है तो उस चीज को ट्रैक किया जाएगा और जाना जाएगा कि किन कारणों की वजह से डिले हो रहा है और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। इसके अलावा ईज ऑफ लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा, जिससे अगर किसी को एक्सपोर्ट करना है तो उन्हें एक्सपोर्ट करने का पूरा प्रोसेस बताया जाएगा कि सबसे पहले प्रोडक्ट को पोर्ट तक कैसे पहुंचाना है, कस्टम कैसे क्लियर करना है, कौन कौन से पेपर वर्क चाहिए होंगे, सब कुछ। इसके अलावा वर्कर्स की स्किल डेवलपमेंट पे भी काम किया जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार लॉजिस्टिक को इम्प्रूव करने के लिए इको फ्रेंडली वाटरवेज बना रही है। 40 एयर कार्गो टर्मिनल बनाए गए हैं, 30 एयरपोर्ट पे कोल्ड स्टोरेज सिस्टम बनाया गया है, 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक फैसिलिटी बनाई जा रही है। इसके अलावा भारत सरकार ड्रोन ट्रांसपोर्टेशन पे भी बहुत काम कर रही है, जिससे ड्रोन्स के जरिए से अगल बगल के एरिया में डिलीवरी हो सके। इसके अलावा देश में लॉजिस्टिक को इम्प्रूव करने के लिए भारत सरकार ने लीड्स लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट रैंकिंग शुरू की है। लीड्स रैंकिंग भारत की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री देती है। इस रैंकिंग में देखा जाता है कि स्टेट्स में लॉजिस्टिक की क्वालिटी और कैपेसिटी कैसी है, रोड कैसी है, रेल कनेक्टिविटी कितनी स्ट्रांग है, हाईवे एक्सप्रेसवे की स्पीड कितनी है। तो ऐसे 17 पैरामीटर्स को देख के रैंकिंग दी जाती है। तो इस समय रैंकिंग में नंबर 1 पे गुजरात है, फिर हरियाणा है, पंजाब है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश है। फ्यूचर की बात करें तो भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर की मार्केट साइज इस समय $250 बिलियन है। 2025 तक ये $380 बिलियन तक की हो जाएगी। इस समय लॉजिस्टिक सेक्टर में 22 मिलियन लोग काम करते हैं और आने वाले 5 सालों में भारत का लॉजिस्टिक सेक्टर 10.5% से ग्रो करने वाला है। तो जिस स्पीड से भारत सरकार लॉजिस्टिक सेक्टर को इम्प्रूव करने में काम कर रही है, इससे आने वाले समय में इंडियन मैन्युफैक्चरर का टाइम और पैसा दोनों बचेगा, साथ में प्रोडक्ट की प्राइस में भी कमी आएगी और फिर इससे भारत का इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ेगा। कम प्राइस में भारत मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनली ज्यादा बेच सकेगा। CII के डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बनर्जी ने कहा है कि लॉजिस्टिक के इंप्रूव होने से भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी इंप्रूव होगी। भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना आसान हो जाएगा, भारत का एक्सपोर्ट 5 से 8% इंक्रीज होगा और इससे मेक इन इंडिया को भी बूस्ट मिलेगा। तो लॉजिस्टिक सेक्टर का फ्यूचर भारत में बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।